दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर 2017 में सीएम न बनने की टीस रह रहकर उनको कचोट रही है। क्या कहेंगे अनुपम सर इस पूरे घटनाक्रम पर? सुषमा, मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है हम लोगों को। आप इसे देखें। अभी मैं देख रहा था केशव मौर्य की चिट्ठी। केशव मौर्य ने ये चिट्ठी 4 जून को लिखी, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजे भाजपा के फेवर में नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के हवाले से जो आशा थी उससे बहुत कम सीटें आई। ऐसे में केशव मौर्य, जिनकी पुरानी महत्वाकांक्षा थी कि साहब 2017 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था और मुख्यमंत्री पद पे मेरा दावा होना चाहिए, वो उनका जो दावा था, जब वो 2022 में चुनाव हार जाते हैं तो बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उन्हें डिप्टी सीएम पद बनाया, उसके बाद भी बनाया जाता है। तो 4 जून को जब उन्होंने देखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षानुसार नहीं आए, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पे 4 जून की डेट है, लेकिन उसको डिस्पैच करने के पहले, उसको भेजने से पहले केशव मौर्य ने 45 दिन इंतजार किया। चिट्ठी की जो डिस्पैच की डेट है, आप देखें, वो 14 जुलाई है, नहीं 15 जुलाई है। 14 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है। उसमें केशव मौर्य अपना वो फेमस बयान देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वो मेरा भी है। और 15 को वो चिट्ठी भेज देते हैं। तो अब आप देखिए, जो क्रोनोलॉजी है वो इस तरह है कि 4 जून को केशव मौर्य चुनावी नतीजे देखकर चिट्ठी लिखते हैं, पर भेजते नहीं। 22 जून को आशीष पटेल बयान देते हैं आरक्षण के मुद्दे पे। 27 जून को अनुप्रिया पटेल चिट्ठी लिख देती हैं, जिसका उनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिल जाता है। फिर 9 इन लोग के बयानों और चिट्ठियों को देखते हुए, तब तक केशव मौर्य की चिट्ठी नहीं पहुंची थी। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद ही पूरे आरक्षण का ब्यौरा तलब कर लेते हैं। 14 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें केशव मौर्य कहते हैं संगठन सरकार से बड़ा है और जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वो मेरा भी है। और उसके अगले दिन 15 जुलाई को केशव मौर्य इस चिट्ठी को डिस्पैच कर देते हैं। इस यानी तकरीबन 40-45 दिन केशव मौर्य उस चिट्ठी को भेजने का निर्णय नहीं कर पाए, साहस नहीं कर पाए, या जो भी समझ ले। फिर 14 की बैठक के बाद वो खुल के वो चिट्ठी भेज देते हैं। 16 तारीख को केशव मौर्य की जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती है और इस तरह की बातें आती हैं कि साहब केशव मौर्य को कहा गया है कि आप अनुशासन में रहें और बहुत ज्यादा हल्ला न मचाएं, वरना पार्टी को लॉस हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि 20-21 जुलाई को कांवड़ यात्रा पे जो फरमान जारी किया योगी आदित्यनाथ ने, इसके माध्यम से वो खुलकर खेलने लगते हैं। बल्कि योगी का फरमान इतना फेमस होता है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी इसको इशू बना लेती हैं और इसको लागू कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट कल इसको स्टे करता है। सुप्रीम कोर्ट स्टे अलग करता है, लेकिन भारत सरकार इसमें योगी आदित्यनाथ को मदद करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एंगेज करती है। तुषार मेहता नीट की सुनवाई के दौरान दूसरी कोर्ट में मौजूद थे, पहुंचे नहीं, वो अलग बात है। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि तब तक 3 भाजपा सरकारें एक साथ इस आदेश के साथ आ चुकी थी कि साइन बोर्ड्स पे दुकानदारों द्वारा अपना नाम लिखा जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बाकी लोगों का भी सपोर्ट आना शुरू हो गया था। तो योगी आदित्यनाथ एकदम फ्रंट फुट पे बैटिंग करते आपको नजर आते। मैं पूरे बयान का जो एक जिसे कहना सार है वो ये है कि ये चिट्ठी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से केपी केशव मौर्य की मुलाकात के पहले लिखी गई थी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के अगले दिन लिखी गई, मतलब भेजी गई थी, लिखी तो 4 ही जून को गई थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कुछ मुझे सिनेरियो बदला हुआ नजर आ रहा है सुषमा। जिसमें आरक्षण को लेकर बहुत सारे सवाल थे और अभ्यर्थी सड़क पर थे, तब ऐसे बयान क्यों नहीं आया और ऐसी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई? अनुपम सर। तो केशव मौर्य 2017 में भारतीय जनता पार्टी के जीत का नायक अपने आप को मानते हैं, क्योंकि उसके पहले कुछ महीने तक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे।
तो इसके चलते, प्लस वो ओबीसी हैं। 1990 के बाद खास तौर से उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से एक सामाजिक न्याय, एक सोशल जस्टिस, एक एक आंदोलन हमने देखा, और अब उसमें ओबीसी सबसे बड़ी ताकत बन के उभर के आया। तो जाहिर है केशव मौर्य को लग रहा था कि साहब एक ओबीसी नेता होने के कारण उनको जगह मिलनी चाहिए, पर वो जगह उनको ना मिलकर योगी आदित्यनाथ को मिली। और इसके बाद से ही उनका एक, चूंकि हमारे अपने राज्य, हमारे अपने शहर से आते हैं केशव, मैंने उनका पूरा राइज देखा है। वो बीजेपी नहीं, वो बेसिकली विश्व हिंदू परिषद से आते हैं। और वो इसके अशोक सिंघल साहब के, आप समझ लें एक तरह से दत्तक पुत्र अशोक सिंघल साहब उनको राजनीति में लाते हैं। और केशव मौर्य बहरहाल उनको लगता था उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर 2022 के चुनाव में उनको एक बार दोबारा अपना मौका लगा, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वास्तव में उसने बहुत कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि आप बिहार से लेकर बंगाल तक आप लोगों को कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की सराहना विदेशों तक चर्चा है। लेकिन ये भी सच है कि चूंकि योगी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने पदाधिकारी, अपने मंत्री, अपने कार्यकर्ताओं को, मतलब बहुत ज्यादा उनकी सुनवाई नहीं है योगी के दरबार में। आपने देखा कि 2019 में योगी को मुख्यमंत्री बने मुश्किल से 1.5 पौने 2 साल हुआ था, और 150 भाजपा के विधायक धरने पे बैठ गए थे विधानसभा के अंदर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इसके चलते केशव मौर्य 2022 में अपने आप को मुख्यमंत्री पद पे देख रहे थे। लेकिन वो खुद नहीं हारे, सिर्फ खुद ही नहीं हारे, पूरी कौशाम्बी हार गए, अपना पूरा जिला हार गए। कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीट है, केशव तीनों हार गए। केशव अपनी विधानसभा सीट हार गए। केशव अभी 2024 में कौशाम्बी की लोकसभा सीट हार गए। तो जब आप विधानसभा, लोकसभा, अपनी सीट सब हार जाते हैं, और खास तौर से जिस जाति का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, 2024 में जेल से निकलकर आए बाबू सिंह कुशवाहा, कुशवाहा मौर्य वोटों के हवाले से केशव मौर्य से बड़े नेता नजर आते हैं 2024 में। ऐसे में केशव मौर्य का बहुत हक बनता तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनको एक महत्वाकांक्षा रही है, और वो समय समय पे उभर के आती रहती है। सुषमा।